Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in geography session, we will be continuing with industries, major industries which are seen in India. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी सोर्स की तरह इसको देखा जाता है। अगर कैपेसिटी में देखें सबसे पहले इंडिया में तो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इन इंडिया। टॉप में क्या आता है इलेक्ट्रिसिटी में? कोल, देन गैस, देन विंड पावर एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो 22 रिएक्टर्स हैं एज पर द डेटा 2021 पे, जिसमें 80% ऑफ द जो प्लांट है वो ऑपरेटिंग है, जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाता है 6780 मेगावाट्स तक। इसके अलावा 18 रिएक्टर्स हैं। तो दो टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया में बेसिकली यूज होती है। अगर सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हम बात करते हैं, उसमें एक तो होती है जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज किया जाता है और एक में लाइट वाटर रिएक्टर्स को यूज किया जाता है। तो मेजर जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को होमी जे भाभा, उनका इंपॉर्टेंट रोल था। अगर पूरे एशिया में भी बात करते हैं तो मुंबई में लोकेटेड अप्सरा रिसर्च रिएक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो, जहाँ पे डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व जो इंडिया के अंदर थी बहुत छोटी क्वांटिटी में थी, बट उनको ही यूज करके बेसिकली इंडिया ने डेवलप किया। इसके अलावा 1990 से रशिया जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई करने में इंडिया के लिए। अगर ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 6 से 7 हैं यहाँ पे, जिसमें गुजरात के अंदर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जैसे कि मैप पे देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान एंड महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर। तो गुजरात के अंदर देखें तो ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि 1993 में आया था, और ऑपरेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का NPCIL है। अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो तमिलनाडु में जो कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा एलोकेटेड है, उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 2000 मेगावाट्स। इसके अलावा कैपेसिटी वाइज चलते हैं तो कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद तारापुर जो कि हमारा महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, उसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये तीन जिनकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर एंड देन राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान के अंदर। इसके अलावा काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है कर्नाटका में, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा मद्रास, मद्रास नाम से ही हम देख सकते हैं, या कालापक्कम जिसको बोलते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर दो हैं, एक जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है कुंडनकुलम, और इसके अलावा कालापक्कम। इसके कालापक्कम को हम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं। गुजरात के अंदर भी एक ही ऑपरेशनल है, ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लांट है, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर प्लांट है तारापुर में, और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसके अलावा हरियाणा में प्लांट है जिसमें गोरखपुर आ जाता है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र के अंदर जैतापुर, देन तमिलनाडु कर्नाटका के अंदर कायगा, मध्य प्रदेश के अंदर चुटका। तो ये सारे फ्यूचर में बनाए जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन वालों की बात करें तो NPCIL के अंदर राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में कुंडनकुलम और ककरापार जो है उनके अंदर ही हम बोल सकते हैं कि और यूनिट्स बनाने की बात की जा रही है, और राजस्थान के अंदर भी। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाते हैं। अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैप पे देखते हुए चलते हैं हम। चेन्नई नीचे साउथ से, जिसमें कालापक्कम जो हम देख सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट के आसपास लोकेटेड है। इसको मैप्स भी बोलते हैं हम। एंड पहला इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन था ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा कर्नाटका के एरिया में हम देख सकते हैं कायगा, जिसके 4 यूनिट हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ककरापारा जो कि गुजरात में लोकेटेड है, तापी रिवर के पास और सूरत के पास लोकेटेड है ये।
हैवी वाटर टेक्निक जो है वो ही यहाँ पे यूज की जाएगी। इसके अलावा तारापुर की बात करते हैं, महाराष्ट्र। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था ये इंडिया का, बट पहला इंडिजिनियसली अगर बात करते हैं तो कालापक्कम था। नरोरा जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गंगा के बैंक्स के पास। हम्म। इसके अलावा कुंडकुलम देख चुके हैं हम तमिलनाडु में, रशियन असिस्टेंस के साथ अभी भी कंस्ट्रक्शन में है ये। यहाँ पे वाटर कूल जो वाटर मॉडरेटेड पावर रिएक्टर्स है उनका दोनों का यूज किया जा रहा है, वाटर कूल भी और वाटर मॉडरेटेड भी। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। तो रशियन असिस्टेंस के साथ अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा बाकी जिनकी बात करते हैं वो अभी प्लान्ड है या तो आगे के लिए अभी बने नहीं है, मेजर यही है। इसके बाद थर्मल की अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो जैसा हम मैप पे भी देख सकते हैं, थर्मल पावर की अगर इंडिया में बात करें तो एक बार इंस्टॉल कैपेसिटी मानसी इसकी चेक कर लेना। हाँ देख लेंगे करुणा, बस यहाँ पे थोड़ा जो मेजर वंस है उसका एक आइडिया होना चाहिए कौन सी स्टेट में, और तो ज्यादा कुछ नहीं पूछते हम। हम्म। तो तो थर्मल आगे पावर मूव। प्लांट में भी बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, जिसमें एक तो कोल से जनरेशन होता है, एक गैस से होता है और एक में डीजल से होता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं जनरली। कहाँ पे अब यही सोर्सेज है इनके, तो कोल फील्ड्स है या फिर नेचुरल गैस के रिजर्व्स वाली फील्ड है, उनके आसपास वाले एरियाज में ही लोकेटेड होंगे। तो इसमें हम मैप के अंदर देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसमें नीचे से थोड़ा, जिसमें मुंबई वाला रीजन आ जाता है जिसमें उरान लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एशिया का पहला पावर प्लांट है ये जो कि गैस पे रन करता है। तो उरान इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मुंबई, नवी मुंबई। इसके अलावा डबहोल महाराष्ट्र के अंदर ही लोकेटेड है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। क्यों न्यूज में आया था ये, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूज में आया था एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऑपरेशन को लेके। तो डबहोल महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा ट्रॉम्बे, ये हमारा ट्रॉम्बे आइलैंड पे लोकेटेड है। बार जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। कवास ऊपर आ जाता है सूरत के पास गुजरात के अंदर, ये भी गैस बेस्ड है एंड 1992 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ कहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है, पावर को दिया जाता है? मध्य प्रदेश में, देन गुजरात के रीजन में, महाराष्ट्र में भी एंड गोवा में भी। तो हम देख सकते हैं जो गैस फील्ड यहाँ पे लोकेटेड है हमारे, इसमें साउथ बेसिन गैस फील्ड लोकेटेड है, वहीं से ये गैस यूज करता है। तो गैस फील्ड के आसपास गैस पावर्ड पावर प्लांट्स होंगे। सिक्का आता है जो कि गुजरात के रीजन में जामनगर के पास लोकेटेड है एंड ये कोल बेस्ड है, तो कोल यूज करता है। फिर इसमें देखें हम गुजरात के अंदर, तो धुवरन ऑयल और गैस दोनों का यूज करता है, गल्फ ऑफ खंबत जो है उसके आसपास ही लोकेटेड है एंड फर्स्ट पावर प्लांट है ये बेसिकली गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो इसलिए थोड़ा इसको देख सकते हैं। इसके अलावा रामगुंडम नीचे आते हैं तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना का जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे गोदावरी रिवर और माहिर रिवर दोनों के बीच में लोकेटेड है, गोदावरी और माहिर, इसलिए इसको सिटी ऑफ एनर्जी भी हम बोलते हैं। तो रामगुंडम इसकी कैपेसिटी 2600 मेगावाट है, तो कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। इस वजह से लार्जेस्ट पावर स्टेशन बनता है हमारे सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर। एंड ये पहला ऐसा सुपर थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के अंदर जो ISO 1404 सर्टिफाइड है। तो रामागुंडम तेलंगाना के नॉर्दर्न पार्ट में, दो रिवर्स के बीच में, गोदावरी और माहिर रिवर, सिटी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, साउथ इंडिया में लार्जेस्ट है। कोथगुंडम तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है, ये भी थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे देखा जाए तो जो कोल है उसको थोड़े बहुत क्वांटिटी में यूज किया जाता है एंड ये जो हमारा खमम डिस्ट्रिक्ट है इसमें लोकेटेड है एंड इसको कोल टाउन भी बोलते हैं हम साउथ इंडिया का। तो सिटी ऑफ एनर्जी रामागुंडम से रिलेटेड है और जो कोल टाउन ऑफ साउथ इंडिया है वो हमारा कोथागुंडम से लोकेटेड, कोथागुंडम से रिलेटेड है। इसके अलावा थोड़ा सा साइड में आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो गोदावरी रिवर के बैंक्स पे हमारा लोकेटेड है भद्रचलन, भद्रचलम। तो भद्रचलम टेम्पल भी है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड रामा के लिए, हिंदू पिलिग्रिमेज साइट है।
तो तेलंगाना के अंदर दो इंपॉर्टेंट हो गए, रामागुंडम और कोथागुंडम। लार्जेस्ट साउथ इंडिया में पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो रामागुंडम है। कोल टाउन बोलते हैं हम कोथागुंडम को। एंड आंध्र प्रदेश के अंदर भद्राचलम टेम्पल, उसी नाम पे भद्राचलम थर्मल पावर प्लांट है, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है भद्राचलम टेम्पल। इसके अलावा ऊपर अगर आए हम हमारे ईस्टर्न साइड पे, तो हम वेस्ट बंगाल के अंदर देख सकते हैं कोलाघाट। कोलाघाट क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लार्जेस्ट पूरे स्टेट में, वेस्ट बंगाल के अंदर लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बेसिकली हम बोल सकते हैं पावर प्लांट है ये। तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के भी ईस्टर्न पार्ट में हम देख सकते हैं लोकेटेड है, और रूप नारायण रिवर के बैंक्स पे है। तो कोलाघाट घाट वेस्ट बंगाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बकरेश्वर भी लोकेटेड है, जो कि वही बकरेश्वर रिवर के नाम पे है। इसके अलावा ऊपर अगर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हम, जिसमें असम से स्टार्ट करें, ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है गौरीपुर थर्मल पावर प्लांट हमारा। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ओबरा, जो कि सोन रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है, कोल पावर्ड है ये। टोटल कैपेसिटी इसकी भी ज्यादा है, दैट इज 1550 मेगावाट्स। इसके अलावा हरदुआगंज, ये भी यूपी में लोकेटेड है एंड ये भी कोल बेस्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, कसीमपुर का पावर हाउस। तो हरदुआगंज एंड ओबरा। इसके अलावा उच्चाहार जो है वो एनटीपीसी ही ओन करता है, वही ऑपरेट करता है बरेली डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर। ये भी कोल बेस्ड है। कहाँ से कोल आता है, झरिया और करणपुरा कोल फील्ड जो लोकेटेड है वहां से इसका कोल आता है। तो यूपी में काफी सारे हम देख सकते हैं, एक तो उच्चाहर, इसके अलावा हरदुआगंज, और ऊपर हमने देखा ऑन द बैंक्स ऑफ सोन रिवर ओबरा। इसके अलावा टुंडला भी लोकेटेड है हमारे यूपी के ही अंदर। तो टुंडला जो है वो ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टाउन था ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर। नीचे एक दो हम देख सकते हैं एमपी के अंदर भी हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो बॉर्डर पे अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है मध्य प्रदेश और छत्तीस के बॉर्डर पर। सोर्स कहाँ से इसको मिल रहा है, कौन कौन सी रिवर यहाँ पे है, महानदी की ट्रिब्यूटरी नर्मदा और सोन। तो पिलिग्रिमेज साइट भी इसके आसपास लोकेटेड है अमरकंटक। कैपेसिटी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, 400 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। इसके अलावा सतपुरा, हम नाम से ही डिराइव कर सकते हैं सतपुरा, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है एंड मध्य प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट्स के अंदर आता है। सतपुरा डैम भी इसके पास ही लोकेटेड है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मैप के ईस्टर्न पार्ट में हम देख सकते हैं सिंगरौली। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो ज्यादा, इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट्स तक है। ठीक है, तो सिंगरौली, सतपुरा, अमरकंटक, ये हमारे मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के ऊपर। फिर आता है कोरबा। कोरबा कहाँ पे है, हसदो रिवर जो है हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बैंक्स पे। ये भी कोल फेड है एंड एनटीपीसी इसको ऑपरेट करता है। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ज्यादा कैपेसिटी है, दैट इज 2600 मेगावाट्स। देन कुछ कुछ छोटे छोटे हैं हमारे, जिसमें पानीपत, करनाल, सोनीपत के आसपास लोकेटेड है। इसके अलावा दिल्ली के साउदर्न पार्ट पे बदरपुर, फरीदाबाद के साइड, फरीदाबाद के अंदर। इसके अलावा चंबल रिवर पे हम देखते हैं कोटा थर्मल पावर प्लांट है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी इनकी बोल सकते हैं कि कैपेसिटी है। कोटा की नॉर्थ में अंता, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में बरौनी, तो बरौनी जो है वो गंगा रिवर बहती है, उसके हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ही पड़ेगा ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के लिए और ऑयल रिफाइनरी के लिए। एंड ऑल्सो जो ऑयल फील्ड की जो पाइपलाइन जाती है हमारी असम में, उसमें भी बरौनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ से पास होती है। इसके अलावा गंगा के ही बैंक्स पे एनटीपीसी एक और ऑपरेट करता है,
कहाल कहाल गांव, छबरा, ये हमारे राजस्थान में आ जाता है। तो बाकी हम मेजर मेजर कवर कर चुके हैं। अगर राजस्थान के भी पहले पावर स्टेशन की, थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं, तो सूरतगढ़ है। इसकी 6 यूनिट है, कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, हर यूनिट की कैपेसिटी हम बोल सकते हैं 200 मेगावाट्स तक है। तो सूरतगढ़ पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गिराल, ये भी राजस्थान के अंदर है। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेजर मेजर हर स्टेट में हम देखते हैं, नॉर्थ साइड में नहीं है, साउथ में भी काफी कम है। जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो पास। आपने अभी सूरतगढ़ बोलो, कौन सी स्टेट में है? कौन सा बोला? सूरतगढ़। सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। राजस्थान है, ठीक है। पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो, राजस्थान। हम्म। ओके। हम्म इसके अलावा कोल फील्ड्स, कोल माइंस, इसके अलावा ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड जैसे देख सकते हैं, हमारा ये गल्फ ऑफ खंबत वाले रीजन से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात के रीजन में जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट्स भी ज्यादा थे। इसके अलावा जो हमारा हमारा दिल्ली गुरुग्राम वाला एरिया है, यहाँ पे ज्यादा है, नॉर्थ के अंदर पूरा कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारी है ऑयल फील्ड्स की। एंड असम, असम में जैसे हमने देखा बिहार के बरौनी रीजन से ऑयल पाइपलाइन जो है वो क्रॉस करती है। कोल माइंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोल फील्ड्स की बात करते हैं, तो वही हमारा छोटा नागपुर प्लाट्यू वाला रीजन, देन नॉर्थ ईस्ट में असम वाला, मेजोरिटी असम एंड मेघालय। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लाट्यू के नीचे अगर हम आते हैं तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट हमारा झारखंड का वो वाला रीजन आ जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रीजन आ जाता है। अगर मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स की बात करते हैं, तो अरेबियन सी में बसाइन और मुंबई हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कोरोमंडल कोस्ट के पास भी लोकेटेड है। एंड हमारा जो त्रिपुरा वाला रीजन है, वहां पे भी हमारे हम बोल सकते हैं नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा जो तो वेस्ट पार्ट है हमारे राजस्थान का। हाईएस्ट कैपेसिटी जो ऑयल फील्ड की है, वो मैक्सिमम हमारे इंडिया में मुंबई हाई में है। मुंबई हाई ना। हम्म हम्म। हम्म एंड डिमांड भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑयल और गैस इंडस्ट्री की है वो बढ़ती जा रही है। तो पहला अगर बात करें, पहला ऑयल रिसोर्स जो इंडिया में मिला था हमें, दिग्बोई में मिला था, असम के अंदर। असम इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जैसे मुंबई है। ये वन ऑफ द फर्स्ट जो थे इंडिया में, उनके लिए अकाउंट करते हैं। और ऑयल फील्ड्स असम में भी है। ऑयल फील्ड और कोल माइंस, दोनों चीजें। हम्म नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी हैं वो तो हमें थोड़ा पता भी रहते हैं। इस पे हाँ। क्वेश्चन भी आ चुका है, तीनों पे आए थे, सिंगरौली, सिंगरेनी और नवेली, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो इस पे लोकेशन के लिए बहुत क्वेश्चन ही पूछा जा चुका। हम्म, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की ऑयल के बारे में, तो नीदरलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस एंड यूएई इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो आई थिंक यूएस टॉप पे है, फिर यूएई है एंड देन नीदरलैंड्स है। तो ये टॉप 3 में आते हैं एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के लिए अगर ऑयल की बात करते हैं इंडिया में। एंड इम्पोर्ट के लिए रशिया। गुजरात में ऑयल फील्ड्स, वडोदरा, अंकलेश्वर, हजीरा। इसके अलावा ऑयल फील्ड्स राजस्थान के अंता वाले पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, हरियाणा में भी माइनर लेवल पे लोकेटेड है, सोनीपत और गुरुग्राम। इसके अलावा असम में ऑयल फील्ड की बात करते हैं तो दिग्बोई, जो कि सबसे पहला था। इसके अलावा सिबसागर, मोरान, नहर कातिया। कोल माइंस भी लोकेटेड है, जंजी, नजीरा एंड मकूम। रानीगंज वेस्ट बंगाल के पार्ट में इधर। बोकारो, झरिया, राजस्थान झारखंड के अंदर। तलचेर उड़ीसा के अंदर, ये रहा तलचेर कोल माइन। नैवेली तमिलनाडु के अंदर, कोल माइन एंड ऑयल फील्ड के लिए
बेसिन और हमारा मुंबई हाई। देन इंडस्ट्रीज आ जाता है। इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील प्लांट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो अलग अलग पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे बनाया भिलाई, जो कि सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप में बनाया था छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास लोकेटेड है ये। इसके अलावा झारखंड में बोकारो, वो भी सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप में बनाया। एंड ऑल्सो जमशेदपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के अंदर। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आते हैं तो यूके के साथ पार्टनरशिप में बनाया दुर्गापुर। एंड ऑल्सो लोकेटेड है हमारा वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, झारखंड के बॉर्डर पे हमारा बुरनपुर। इसके बाद इंटरनेशनल पार्टनरशिप जर्मनी के साथ रौरकेला, कहाँ पे, ओडिशा के नॉर्दर्न पार्ट में। तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप सोवियत यूनियन के साथ दो हैं, एक छत्तीसगढ़ में एक झारखंड के अंदर, भिलाई, और भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में, बोकारो हमारा झारखंड में। यूके यूके के साथ पार्टनरशिप में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड देन जर्मनी के साथ उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में रौरकेला। फिर विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट हो जाता है आंध्र प्रदेश में। सलेम हो जाता है हमारा, सलीम हो जाता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। विजयनगर और भद्रावती कर्नाटका के अंदर। तो सोवियत यूनियन के साथ दो इंपॉर्टेंट है, भिलाई और बोकारो। यूके के साथ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। एंड देन उड़ीसा के अंदर रौरकेला जर्मनी के साथ। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में गुजरात इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरूच मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात। महाराष्ट्र भी है, जिसमें महाराष्ट्र में बात करते हैं तो हमारा औरंगाबाद, वर्धा, जलगांव, पुणे, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो ये कॉटन टेक्सटाइल वाला एरिया है, ज्यादातर अगर हम देखें जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, हमारे उन्हीं स्टेट्स में लोकेटेड है जहाँ पे कोस्ट लाइन लग रही है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि पोर्ट फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल होती है, तो वो भी उनको इम्पैक्ट करती है। जैसे यहाँ पे कि ब्लैक सॉइल ज्यादा है, वहां पे हमें कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रही है ना कॉटन टेक्सटाइल की। हाँ वो भी है। ब्लैक सॉइल। हम्म। वो भी डायरेक्टली है जी। इसके अलावा सिल्क में अगर हम देखें, या तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा है या तो साउदर्न पार्ट में ज्यादा है। नॉर्दर्न में बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नीचे आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका वाले रीजन में, तो यहाँ पे कोलार, बेंगलुरु, मैसूरू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो बेलगावी। नॉर्दर्न हमारे ईस्टर्न पार्ट में भी है। ईस्टर्न पार्ट में हम कह सकते हैं कि एक भी नहीं है सिल्क टेक्सटाइल के लिए इम्पोर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न में। ईस्टर्न पार्ट में हम वेस्ट बंगाल के अंदर ही देखते हैं कोलकाता। कोलकाता में, कोलकाता के ऊपर बोल सकते हैं बनपुरा सिल्क के लिए। लो लेबर कॉस्ट होती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उज्जैन, आगरा और हथरस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉटन टेक्सटाइल देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन। उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो मुरादाबाद, कानपुर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो वाराणसी, जो वुलन टेक्सटाइल के लिए और सिल्क टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो मिर्जापुर। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये आ जाते हैं तीन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्थ में गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ वाला एरिया, क्योंकि ये पावर रिसोर्सेज या बोल सकते हैं हमारा माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे एब्सेंट है और वैसे मिनरल से दूर है, तो लाइट और मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर गुजरात वाला रीजन की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल यहाँ पे काफी ज्यादा अवेलेबल होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री में भी ये लीड करता है, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी रिसेंटली ये काफी ज्यादा बूम कर रहा है। तो फार्मास्यूटिकल में भी आई थिंक 53% अकाउंट करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा छोटा नागपुर रीजन, जिसमें झारखंड, हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आ जाता है। मेटलर्जी, माइनिंग होती है, आयरन ओर लोकेटेड होता है यहाँ पे, इस वजह से हेवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुगली रीजन हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता,
हो हावड़ा, ये फॉर्म करता है न्यूक्लियस इस पूरे हुगली रीजन का। हुगली रिवर जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है हमारी गंगा की। नीचे आते हैं विशाखापट्टनम, गुंटूर वाला रीजन, जो कि कर्नूल और परकसम डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ में, वहां तक एक्सटेंड करता है। कोल फील्ड्स यहाँ पे लोकेटेड है गोदावरी बेसिन के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मुंबई और थाने, नासिक और सोलापुर, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑयल फील्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीचे आते हैं बेंगलुरु और तमिलनाडु वाला रीजन, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर देख सकते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देख सकते हैं, जिसमें पैकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो कोल फील्ड्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, बेंगलुरु और हमारा तमिलनाडु वाला रीजन। इसके अलावा कोलम, तिरुवनंतपुरम प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हाइड्रो पावर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांटेशन में हम बोल सकते हैं कि टी और कॉफी दोनों के लिए ही हो जाता है, जो कि कर्नाटका वाला रीजन, केरला वाला रीजन, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर और बात करें, और भी सेक्टर्स होते हैं जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री अगर बात करते हैं, जो कि ऊपर वाले पार्ट में राजस्थान, और राजस्थान हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इसके अलावा नीचे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीन लीडिंग है इंडिया के अंदर। आयरन और स्टील की हम काफी बार बात कर ही चुके हैं। तो आयरन और स्टील में इंडिया की अगर रैंक की बात करते हैं तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे चाइना है। टेक्सटाइल में बात करते हैं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। एंड इंडिया की अगर हम टारगेट की बात, इंडिया की अगर स्टैंड की बात करें कि कहाँ पे स्टैंड है, तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और क्लोथिंग में। तो सेकंड लार्जेस्ट स्टील के अंदर हम आयरन और, हाँ, स्टील प्रोड्यूसर के अंदर है और टेक्सटाइल के अंदर। इसके अलावा जेम्स और ज्वेलरी के अंदर हमारा टारगेट है कि 2025 तक जो हमारा जेम्स और ज्वेलरी का मार्केट साइज है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, जिसमें डायमंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सूरत। एंड ऑल्सो 100% एफडीआई जो है वो अवेलेबल है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल मिल रही है, उसमें लीड करता है महाराष्ट्र, इसलिए शुगर इंडस्ट्री में भी महाराष्ट्र जो है वो लीड करता है, कल्टीवेशन में भी और शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में भी वन ऑफ द मेजर शुगर प्रोड्यूसर है। ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं तो काफी ज्यादा ऑयल, जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज से। ओल्डेस्ट हम बात कर चुके हैं दिग्बोई असम के अंदर, एंड ऑल्सो मुंबई हाई। अगर पेट्रोकेमिकल्स में आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसके अलावा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, एंड इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। आईटी के सेक्टर में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के अंदर इंडिया में, एंड बाहर बात करते हैं तो कैलिफोर्निया में भी देखते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वो डिपेंड करती है कि लोकल एरिया में कितना रॉ मटेरियल बेसिकली मिल रहा है और कितना आप ऑन कर पा रहे हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। टी प्लांटेशन की जैसे हम बात करें तो स्किल्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी चाहिए। तो अगर टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन की भी बात करते हैं या टी प्लांटेशन की बात करते हैं, जो कर्नाटक और केरला वाला रीजन है साउथ में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्यों लीडिंग है ये सेक्टर, क्यों, इसका रीजन आ जाता है क्योंकि रेड सॉइल यहाँ पे अवेलेबल ज्यादा होता है। उसके अलावा हिली स्टेशन है, मतलब हिली एरियाज यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से पानी जो आ रहा है हमारा अलग अलग कैनाल से या फिर रिवर से जो हमें मिल रहा है वो रुकता नहीं है, तो स्टैग्नेंट नहीं होता पानी। एंड टेम्परेचर भी हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट रहता है यहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसके अलावा जो पोर्ट्स है उनकी अवेलेबिलिटी भी है, जिसमें कोची पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें इटली में काफी ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉफी। तो ये कुछ और सेक्टर्स हो गए जो हम कवर कर सकते थे। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गए इंडिया के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स और रिसोर्सेज जो मिलते हैं। I hope it was a comprehensive session and a fruitful one. So keep watching Ansarkari and keep learning. Thank you.